Assalamu alaikum. I welcome you in another lecture of chapter number 17 of our dynamics course. In the previous class, we were discussing about the kinetics of rigid bodies, and in that we discussed about some fundamental concept regarding the planar kinetics equation of motion, which are mentioned here. Where Ig is the moment of inertia of the body around the axis around the point that is the center of mass, right? And alpha is the angular acceleration. Continuing with the same equations, we will be discussing some numericals. In the previous class, we discussed this numerical, and from now onward, we will be discussing more numericals in order to understand the concept behind this kinetics of rigid bodies. So here we go. It's an example from the book which states that a 100 kg beam BD shown in the figure is supported by two rods having negligible mass. Determine the force developed in each rod if at the instant for 30 degree omega is equals to 6 radians per second. Now the thing is that यहाँ पे हमारे पास एक बीम है जिसको हम BD रिप्रेजेंट कर रहे हैं. BD जो है वो कनेक्ट हुई है दो पॉइंट A और C से और रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज. तो अगर सवाल ये कि जब 30 डिग्री एंगल है तो हमारे पास जो इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है. अब सवाल ये कि ये जो मोशन है ये कैसा है. पहली बात, ये मोशन कर्वीलिनियर मोशन है, बट ये ट्रांसलेशनल मोशन है. कर्वीलिनियर, इट्स नॉट रोटेटिंग. तो इट्स मूविंग इन अ पाथ बट इट्स नॉट रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो समीशन ऑफ फोर्सेस है वो कौन कौन सी है. अगर मैं पॉइंट जी हमारा ग्रेविटेशनल सेंटर है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या जहाँ पे तमाम मास एक्ट कर रहा है इस बीम का, BD का, बिकॉज द मास ऑफ दीज टू मेंबर्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं n, विच इज अलोंग पैरेलल टू दिस बार, एंड हमारे पास दूसरा एक्सिस जो है वो t, इसको हम टेंजेंशियल एक्सिस कहते हैं. आप गौर करें, यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है ब्लू लाइन से. दिस ब्लू लाइन इज बेसिकली शोइंग द पाथ ऑफ the motion of these two points B and D. तो जब ये बीम जो है वो राइट लेफ्ट की, अगर ये आप A P को और C D को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो आपके पास B जो है वो ऊपर आई की तरफ मूव करेगा, सिमिलरली T भी आई की तरफ मूव करेगा. तो पॉइंट B जो है एक रोटेशनल एक कर्वीलिनियर पाथ में मूव करेगा. तो कर्वीलिनियर पाथ में मूव करने की वजह से हमारे पास दो एक्सिस बन रहे हैं. एक एक्सिस N है जो कि नॉर्मल एक्सिस है टुवर्ड द सेंटर, जहाँ पे जिसके एक्सिस के क्रॉस वो घूम रहा है, और एक जो है वो टेंजेंशियल एक्सिस है जो कि इस पॉइंट बी से टेंजेंट बना रहा है, और हमने उसको टी से रिप्रेजेंट किया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो फोर्सेस हैं, एक तो MAG होगा, MAG होगा. जी से मुराद ये कि अगर आपके पास तमाम का तमाम मास इस बॉडी का जी के पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो हम AG कह रहे हैं, और सिमिलरली एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई components है. Similarly जो mg है, the moment about the body around point G is zero, because हम point G को जीरो क्यों है, because हम पॉइंट G पर ही ले रहे हैं, और the moment about this point is zero. Similarly हमारे पास MP जो है, हमने पहले डिस्कस किया था कि MP बेसिकली moment about the whole structure अबाउट एनी अदर पॉइंट, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर हम P को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय MK विच इज द काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी. अच्छा, अब इसमें जो अगर आप MP की क्वेश्चन देखें तो इसमें आप गौर से देख सकते हैं कि IG अल्फा भी मौजूद है और बाकी दो टर्म भी मौजूद हैं. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि IG जो है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द ग्रेविटेशनल एक्सिस, अल्फा जो है वो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है. और ये दो टर्म बेसिकली क्या है कि जो आपके पास जो बॉडी G है, उस पॉइंट पे जो मास है जो कॉन्सेंट्रेट हुआ है वो इसके अक्रॉस किस तरह मूवमेंट क्रिएट कर रहा है. तो किसी भी आर्बिट्री पॉइंट P के रिस्पेक्ट से अगर हम मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो उसका मास जो है, जो कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IG, उसकी वजह से जो एक फोर्स एक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, उसको हम IG L पर रिप्रेजेंट करें. बट सिमिलरली जो इस पॉइंट G की जो एक्सेलरेशन है अराउंड टू एक्सिस, उसकी वजह से भी एक मूवमेंट क्रिएट होगा. तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ बॉडी अराउंड अ आर्बिट्री पॉइंट P. तो यूजली हम पॉइंट P वो लेते हैं जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम अननोन फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैक्सिमम अननोन फोर्सेस जहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हो, हम पॉइंट P को वहाँ कंसीडर कर लेते हैं. नाउ मूविंग फर्दर विद द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक तो वेट एक्ट कर रहा है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड. वी हैव TB एंड TD विच आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज मेंबर्स.
तो वही हमें निकालना है, डिटरमाइन द फोर्स डेवलप्ड इन ईच रॉड, दीज रॉड्स ए बी एंड सी डी. तो मूविंग फर्दर विद द क्वेश्चन, एंड नाउ वी हैव, since there is a motion which is clockwise, we have omega. This point G is moving, is having an tangential acceleration which is AGT. G representing the center of mass or the center of gravity, T representing the tangential axis, tangential component, whereas AGN is the normal component. तो जब आपके पास ये बार मूव करेगा तो आपके पास पॉइंट G जो है वो उसमें दो कंपोनेंट होंगे एक्सेलरेशन के, एक नॉर्मल होगा और एक टेंजेंशियल होगा. वेट डाउनवर्ड ऐड करेगा, एंड सिमिलरली टू फोर्सेज विच आर TB एंड TD विच आर द टेंशंस, और आप उसको कुछ भी नाम देते हैं, फोर्सेज वो इन दो मेंबर्स में एक्ट करेंगे. सो मूविंग फर्दर, ये थीटा एंगल है. नाउ सबसे पहले हम ए एन निकाल लेते हैं. हमें ए एन के बारे में पता है कि ओमेगा स्क्वायर आर, व्हेन यू हैव अ रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल क्वांटिटीज इन द इक्वेशन, तो हम ओमेगा स्क्वायर आर से ए जी एन निकाल लेते हैं. ये बिल्कुल वही इक्वेशन जो वी स्क्वायर अपॉन आर से निकलती थी, इफ यू रिमेंबर. तो हम ये बात चैप्टर नंबर 16 से हम निकाल सकते हैं. ओमेगा हमें पास पता है, आर आपके पास 0.5 है जो कि इसकी रॉड की लेंथ है. सिमिलरली हमारे पास कौन कौन से अननोन है, वी हैव TB, वी हैव TD एंड वी हैव AGT. TB और TD जो है वो फोर्सेस हैं, और AG जो है, AGT जो है वो इस पॉइंट G का टेंजेंशियल एक्सिस है एक्सेलरेशन का. सो नाउ लेट्स सम द फोर्सेस अराउंड एन टी एक्सिस. तो अगर मैं n के अक्रॉस एक्सिस n के अक्रॉस सम करता हूँ फोर्सेस को, मेरे पास TB और TD जो है अलोंग द पैरेलल टू n एक्सिस है. दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर. आप देख सकते हैं कि अगर ये n एक्सिस है तो TB और TD इसके अलोंग है. whereas जो आपका जो वेट है that is acting downward, the weight of the beam W which is negative, but you should have a component of this weight which is along the n axis equals to, अब ये चीज बेसिकली क्या लिखी हुई है अगर आप गौर करें तो दिस इज द मास टाइम एक्सेलरेशन, मीन्स के अब ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था हमने. पॉइंट जी का जो पॉइंट जो फोर्सेस ऐड करेंगी बराबर किसकी होंगी, DB TD, इसका अपना वेट, और जब ये मूव कर रहा है तो उसका एक कंपोनेंट अलोंग द जी एक्सेस. तो AGN हम निकाल चुके हैं 18 मल्टीप्लाई बाय टाइम द मास ऑफ द बीम, तो हमारे पास MAGT आ गया. तो दिस इक्वेशन इज गिविंग अस बेसिकली the sum of all forces along the n axis. Now let's move to the tangential axis. So we have only one force which is acting, which is the weight component, equals to, because TB and TD are purely in the n axis, so we have one force which is the weight of the beam 981 sin 30 gives you the component along the tangential axis equals to 100 times AGT. Similarly, because there is an acceleration of point G along the T axis, so we got another equation. Another equation which we can use to find the unknown is the moment around point G. अब मोमेंट जीरो के बराबर क्यों है, बिकॉज हम पॉइंट G पर ही मोमेंट को सम कर रहे हैं. अगर हम किसी और पॉइंट पर सम करते हैं तो देन वी हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ G इनटू अकाउंट विच इज IG अल्फा. सो नाउ अगर मैं G पे सम कर रहा हूँ तो हमारे पास एक TB है एक TD है और दोनों बराबर किसके. अब देखें आप यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट G पर सम करने का फायदा क्या है. हमारे पास वेट का जो मोमेंट है वो जीरो हो रहा है, हमारे पास वो फोर्स जो AGT की वजह से हो रही है उसका मोमेंट जीरो है, AGN की वजह से जो फोर्स है उसका मोमेंट जीरो है. सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ टू फोर्सेस TB एंड TD, जिसकी वजह से कोई मोमेंट पैदा होगा. तो आप गौर कर सकते हैं कि अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ तो TB इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट G, हैंस इट इज नेगेटिव. सो यू हैव टू टेक द साइन कॉम्पोनेंट, बिकॉज इस TB के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा और एक लेफ्ट की तरफ होगा. जो ऊपर की तरफ होगा वो कॉस से निकलेगा और जो लेफ्ट की तरफ होगा बिकॉज इट इज इन लाइन विद G तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा, एंड इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इज नेगेटिव. सिमिलरली TD में भी एक साइन कंपोनेंट होगा एक कॉस कंपोनेंट होगा. जो साइन कंपोनेंट होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ, और कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा. तो जो लेफ्ट की टर्म है वो G से पास हो रहा है, दैट्स व्हाई दैट component will not produce any moment around point G, and the only component which is along the vertically upward will cause a anti-clockwise movement with respect to point G. So that's why it is positive. So you got another equation which has TB and TD unknown. So you can imagine you have three, because from these two equations you have three variables, TB, TD and AG. Now we have
another equation which has TB and TD. So we can use these three equations to find TB, TD and AG. That is coming out to be 1.32 kilonewton and 4.905 meter per second square. आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा. इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बिकॉज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट of these equations are the same which we covered in chapter number 13, but the only thing which is the moment about point G and this equation which we covered in chapter number 16. So I guess this is not a difficult question to understand. This question says that the tension or the forces in these two members are similar, right? So moving forward to our next question, and let's see, you should try this 17.7 video. Please try yourself. This example is solved in your book RC Kibler. So I'm just skipping this example so you can solve it. If you have any question, you can ask me in the live session. So moving forward to another topic, which is equation of motion rotation about a fixed axis. This is a very important topic to understand, and you should you should pay attention in order to understand it. So first of all, हम एक बात देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो किसी भी आर्बिट्री शेप की हो सकती है. उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2, F3, F4, कुछ एक्सटर्नल मोमेंट भी क्रिएट हो रहे हैं. अब हम ये देखते हैं कि उसके अलावा ये बॉडी रोटेट भी कर रही है और उसका रोटेशन वैसे एक अल्फा है और एक ओमेगा है. अब हम देखते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है G. पॉइंट G वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका मास एक्ट करता है, तमाम मास कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. और पॉइंट O वो पॉइंट है जहाँ से ये पिवट हुई है. तो अगर आप ये देखते हैं कि अगर ये रोटेट हो रही है बॉडी, तो ये रोटेशन पॉइंट O के रिस्पेक्ट से हो रही है. तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो तमाम फोर्सेस का सम अलोंग एन एक्सिस. एन एक्सिस से मुराद ये कि जब ये बॉडी रोटेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट O, आप इमेजिन करें ये बॉडी अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से घूम रही है, तो पॉइंट G की जो एक्सेलरेशन है वो दो कंपोनेंट्स होंगे. एक एक्सेलरेशन जो है वो अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन होगी जो कि टूवर्ड्स द O होगी, और एक होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कि इस सर्कल जो कि नज़र नहीं आ रहा आपको, बेसिकली एक आर्बिट्री सर्कल जो कि इस मोशन की वजह से हो रहा है उसके टेंजेंशियल होगी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरी बॉडी एक पॉइंट नहीं है बल्कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं. सिमिलरली अब ये पॉइंट P कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है जिसका मोमेंट बराबर होगा तमाम काइनेटिक मोमेंट्स के सम के अराउंड दैट पॉइंट P. अब इसको हम निकालने के लिए रुक जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द Fn and Fd. Fn बेसिकली वही है जो हम बात देख चुके हैं कि दिस इज द V स्क्वायर R टर्म. तो हम इसको अगर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड अल्फा लिखते हैं तो m ओमेगा स्क्वायर Rg हो जाएगा. Rg बेसिकली मोमेंट आर्म है या वेक्टर है, रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट O टिल द पॉइंट G. जो कि अगर आप गौर करें तो कि पॉइंट G एक सर्कल में मूव कर रहा है जो कि इस लाइट ब्लू लाइन से शो हो रहा है. अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल की. अगर आप गौर करो कि टेंजेंशियल में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ बात कर रहे हैं फोर्स की. तो अमूमन यहाँ पे होता है A, MA represent the tangential force, but since it is having an angular acceleration which is alpha, तो A को represent कर दिया हमने अल्फा R G के साथ. और यहाँ पे होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो हमने V को represent कर दिया R ओमेगा के साथ, और R यहाँ पे RG है. नाउ अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके पास mg क्या है, mg इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से तो इस बॉडी का मोशन है. mg मतलब मोमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ द बॉडी और द मास. वेयर ig क्या है, ig इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि आमतौर पर आपके पास कांस्टेंट होता है और फिक्स होता है और फॉर्मूला से निकलता है. अल्फा जो है वो अल्फा है जो कि इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है. अब हम बात करते हैं कि ये कैसे निकला. हमने इसकी बात कर ली है, बट ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर कैसी आ रही है. अच्छा, यह इंपॉर्टेंट बात है. एम नॉट और एम जी का फर्क समझ लेते हैं. अल्फा तो हमें समझ में आ गया कि अल्फा बेसिकली इस पूरी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है. आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और आई नॉट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बट टू डिफरेंट पॉइंट्स पर. आई जी जो है वो अराउंड पॉइंट जी और ओ जो है वो अराउंड पॉइंट ओ. आई जी आमतौर पर किसी बॉडी की शेप पर डिपेंड करता है और आई ओ भी शेप पर डिपेंड करता है, प्लस वैल्यू जो हमने पहले डिस्कस की थी एम डी स्क्वायर पर डिपेंड करता है, कितना डिस्टेंस है उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का. नाउ अगर आप गौर करो कि अगर मैं पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट से, जो कि ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यहाँ पे जी देखें, इंपॉर्टेंट बात ये कि जो जी पॉइंट है वो एक स्पेशल पॉइंट है जो कि बॉडी का फिक्स होता है, और ओ जो है वो कहीं भी हो सकता है. ओ यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो. तो हमारे पास जो मोमेंट निकलता है वो जी के रिस्पेक्ट से वो फिक्स होता है हमेशा,
और एम ओ की रिस्पेक्ट से जो है वो बदल सकती है वैल्यू। तो हम ये देखते हैं कि एम ओ के रिस्पेक्ट से जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। अगर मैं पॉइंट ओ को देखता हूँ, इसके रिस्पेक्ट से मोमेंट निकालता हूँ, तो सबसे पहले जो है मेरा पहला मोमेंट जो है वो निकलेगा जो कि आई जी एल्फा है। अच्छा देखें फिर एक और बात कि आई जी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आई जी रिप्रेजेंट कर रहा है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे हम एम रिप्रेजेंट करते हैं मास, और यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी प्लस इसके मास पर डिपेंड करता है। नाउ अब हम ये बात करते हैं आर जी एम ए जी टी की। अगर आप गौर करो कि इस पॉइंट जी का अगर जब मोशन है तो जो वाहिद कंपोनेंट जो कि मोमेंट क्रिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ वो एम ए जी टी है, और मोमेंट आर्म इसका कितना बन रहा है आर जी। तो आप जब इन दोनों को सम करेंगे और काउंटर क्लॉकवाइज तो दोनों पॉजिटिव हो गए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ए जी इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन है इस बॉडी का, आर जी जो है वो पॉइंट ओ से लेके जी तक का रेडियल डिस्टेंस है, मास जो है वो इस बॉडी का मास है। दिस इज द टर्म जो कि एक मोमेंट क्रिएट करी है। दूसरी टर्म क्या है कि इस बॉडी का अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम आई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस और द सेंट्रल ऑफ मास, और जो भी आप नाम लेते हैं वो आई जी है। और आई जी अल्फा जो है वो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज बेसिकली द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स अल्फा प्लस द force which is acting in the tangential direction times the rg. So अगर आप गौर करें कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स करके यहाँ से अल्फा वगैरह अल्फा अलग कर लेता हूँ, अगर मैं आई जी अंदर ले जाता हूँ और सिंपली से कॉमन निकालता हूँ तो दिस टर्म इज बेसिकली व्हाट आई नॉट। आई नॉट कैसे है, हम ये बात करते हैं कि जब हम अल्फा आई नॉट बेसिकली इस पॉइंट के अक्रॉस जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी हो सकता है, आई नॉट भी हो सकता है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जी है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस है, और आई नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओ है। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम द बुक। अनबैलेंस 50 पाउंड फ्लाई व्हील has a radius of gyration of kg equals to 0.6 feet about an axis passing through its center g. If it is released from rest, determine the horizontal and vertical component of the reaction at point O. Calculate I naught, the moment of inertia at point O, where Ig equals to m kg square. Okay, this is a good question. पहले बार हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक फ्लाई व्हील है जो कि कनेक्ट हुआ हुआ है एक पॉइंट O से, और वो अनबैलेंस है, विच मीन्स उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, वो समवेयर इधर इस पॉइंट पर है। अबाउट एन एक्सेस, अच्छा एक और बात, रेडियस ऑफ डायरेक्शन। रेडियस ऑफ डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है कि इट्स एन आर्बिट्री लेंथ या आर्बिट्री डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट। अगर मैं पूरे मास को रिप्लेस कर देता हूँ एक सिंगल पॉइंट मास से, तो उस पॉइंट मास, वो मास कितना दूर हो कि वो इसका वही इफेक्ट पैदा करे, वही मोमेंट पैदा करे जो कि एक रियल डिस्क पैदा कर दिया। मिसाल के तौर पर कि अगर इसका मास m है तो उस पॉइंट मास, वो उस पॉइंट पर तमाम मास कॉन्सेंट्रेट कर दूं तो कितना दूर रखना पड़ेगा कि वही सेम मोमेंट पैदा करे वो पॉइंट मास। तो उसको हम केजी से प्रेजेंट करते हैं, और वो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि अगर दिस इज पॉइंट 5 तो इट इज समवेयर हेयर, विच मीन्स कि अगर मैं तमाम का तमाम मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दूँ विच इज 0.6 फीट अवे फ्रॉम दिस सेंटर ओ, तो ये जो डिस्क है वो ऐसे ही रोटेट करेगी जैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के, या यहाँ पे जिस तरह मास यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नाउ अब सवाल है कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर ये रेस्ट रिलीज कर रहा है, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ एन एंड ओ टी। सिंस इट इज रोटेटिंग तो हमारे पास एक ओ एन कॉम्पोनेंट है विच इज द नॉर्मल कॉम्पोनेंट, एंड टी जो है वो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है। हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन को लेफ्ट पॉजिटिव लेंगे और टी को नीचे की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर पॉइंट जी राइट साइड पर है और इसका मास इस जी पे एक्ट कर रहा है, तो मास विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, सो इट विल रोटेट द डिस्क इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका मतलब ये है कि अगर विच मीन्स के सेंटर से लेके जी तक का डिस्टेंस आर जी हो गया, और ये जो आपके पास एम अल्फा आर जी, दिस इज द फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ पॉइंट जी अराउंड दिस लाइन ऑफ मोशन, और आई जी अल्फा जो है वो इस बॉडी का मोमेंट हो जाएगा अराउंड पॉइंट जी। आई जी जो है वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द ग्रेविटेशनल एक्सिस। नाउ सवाल एक, सबसे पहले हम देखते हैं आई जी कैसे निकालते हैं। आई जी का रिलेशन हमारे पास गिवन है एम के जी स्क्वायर, वेयर के जी इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, एम इज द मास। हमारे पास यहाँ से आई जी की वैल्यू आ गई। नाउ अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास एफ एन एफ टी को अगर हम सम करते हैं तो एफ एन में आपके पास कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, तो विच मीन्स कि ओ एन की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। वेयर एज एफ टी में अगर मैं नीचे की तरफ नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ तो माइनस ओ टी इज द
टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ या रिएक्शन कह लें आप इसका, प्लस 50 pound acting downwards equals to 50 pound divided by 32.2, which is the mass, alpha times 0.5, which is the r. So this term is basically m alpha r. ये alpha r represents the at term, जो कि यहाँ पे represent हो रही है alpha r की फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा अब हम बात करते हैं mg की, which is equals to ig alpha. अब ig जो है वो हम पीछे स्टेप में निकाल चुके हैं, अल्फा अननोन है, बट ये किसके बराबर है, पॉइंट जी के अक्रॉस अगर हम निकाल रहे हैं तो नाउ वी हैव अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन OT. तो हम OT जो है वो हमारे पास इस जी के रिस्पेक्ट से एक क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एंड दैट इज एंड विद द मोमेंट आर्म ऑफ 0.5 फीट फ्रॉम हियर. नाउ वी हैव OT, वी हैव अल्फा OT. तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, तो वी कैन इजीली फाइंड अल्फा from this equation, which is OT equals 29.5 pounds and alpha equals 26.4. Now we can have another method which is पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेथड. अगर मैं आई नॉट पे सम करता हूँ, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपके पास आई जी होता है ना, वो अराउंड मोमेंट ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस होता है. अगर उसके अलावा आप कहीं पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने किसी बॉडी का, तो वो लेट से अगर हम इसकी बॉडी की केस बात करते हैं, तो आई नॉट जो है वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपके पास पिन लगी हुई है, बट जी जो है वो उससे कुछ दूर है. तो आई नॉट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई जी, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हम पहले एक दफ़ा देख चुके हैं, प्लस mr(g². दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो यहाँ पे आई जी की वैल्यू जो है हम यहाँ से निकाल चुके हैं, मास हमें पता है, आर जी की वैल्यू बेसिकली क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे आप निकालना चाह रहे हैं ओ, एंड जी जो है जी से कितना डिस्टेंस है, तो दैट इज 0.5. तो हमारे पास यहाँ से आई नॉट की वैल्यू आ गई, आई नेट 0.947 स्लग्स फीट स्क्वायर हमारे पास यूनिट्स है. नाउ अगर मैं इसको आई नॉट अल्फा लगाता हूँ, तो आई कैन यूज दिस. देखिए तो यहाँ से हमारे पास अल्फा निकल जाएगा डायरेक्टली, हमारे पास आई नॉट आ गया, हमारे पास एम नॉट की हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और हम इस इक्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 में, तो वी कैन फाइंड OT and alpha. But this is another method, but this method till here is sufficient to find alpha and OT. So I hope you understand this question. If you have any question, you can ask me in the live session. Let's see another numerical from the same topic. This is problem number 1778. A 100 kg pendulum has a center of mass at G. हमारे पास एक pendulum है, उसका center of mass G पर है, and a radius of gyration about G, पॉइंट जी के रिस्पेक्ट से जो रेडियस डायरेक्शन है वो 250 मिलीमीटर पर है. ठीक है, अब विच इज 0.25 मीटर्स. डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन ऑन द बीम बाय द पिन ए. पॉइंट ए पर जो है रिएक्शन निकालना है, और नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, यहाँ पे जो रोलर लगा हुआ है, जब थीटा इक्वल टू जीरो. थीटा इक्वल जीरो मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा पेंडुलम पूरा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आ जाए, और उस पर रोटेशनल स्पीड जो है वो 4 रेडियन पर सेकंड है. नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द बीम एंड द सपोर्ट. बीम और सपोर्ट का वेट को हम इग्नोर कर देते हैं. तो अगर हम थीटा जीरो है, तो आपके पास ये पूरा का जो पेंडुलम है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो हमारे पास एक वेट डाउनवर्ड ऐड करेगा, और हमारे पास दो रिएक्शन होंगे पॉइंट सी पर, सी एन और सी टी. अगर हम नीचे की तरफ पॉजिटिव लेते हैं टेंजेंशियल को, और एन को नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं लेफ्ट की तरफ, तो फिगर कुछ इस तरह बन जाएगी. बिकॉज इस पॉइंट जी के रिस्पेक्ट से हमारे पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ए जी टी जो पॉइंट जी का होगा, और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा पॉइंट जी का जो कि ए जी एन है. सो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो हमारे पास दो रिएक्शन हैं, एक ए एक्स ए वाई जो कि पॉइंट ए पर है, और हमारे पास एक बी पर है ए बी, और हमारे पास दो रिएक्शन हैं जो कि सी टी और सी एन है इस पॉइंट पर. सिंस इट इज यहाँ पे पिन लगी हुई है, तो हमारे पास अगर हम इसका फ्रेम पर लेंगे तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पॉइंट सी पर, सिंस द पेंडुलम रोटेट्स अबाउट द फिक्स एक्सिस, तो हम पहले ए जी टी निकालते हैं. ए जी टी बेसिकली क्या होगा, सिंपली अल्फा इंटू आर जी. अल्फा आपके पास अल्फा अननोन है, अल्फा आपने यहाँ से अल्फा इंटू 0.75. ए जी एन की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर के रिस्पेक्ट से आपने ओमेगा स्क्वायर आर जी निकाल ली, विच इज कमिंग आउट टू बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट जी है इसके रिस्पेक्ट से आपने मोमेंट अगर आप निकालते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी होगा. बट अगर मैं पॉइंट सी के रिस्पेक्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ तो दैट इज आई सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस which is 0.75 away, and the radius direction which is md square.
So this term m 0.75 gives you the value which is from C to G, and then you are adding a term which is for the radius gyration. This is coming out to be 62.5 kilogram meter square. Now if I am summing the moment mc about moment about c axis, which is equals to ic alpha, so mc is coming out to be minus 100, which is the mass, 9.81 is the g, and 0.75 is the point जो कि आपके पास इस पॉइंट जी का मास है डोनट ऐड कर रहा है, इक्वल्स टू माइनस 62.5. दिस इज द IC टाइम्स अल्फा. दिस टर्म इज बेसिकली फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड अल्फा, विच मीन्स कि हमने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला पूरी बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू सी, उसको मल्टीप्लाई किया अल्फा के साथ, तो हमारे पास जो फोर्स मोमेंट आ जाए विद रिस्पेक्ट टू सी, और बराबर किसके ले लिया जो हमारे पास उस बॉडी का मास है विद पॉइंट, अगर मैं विच इज़ 100 और उसका मैंने मल्ट लिया फ्रॉम पॉइंट सी, तो हमारे पास यहाँ से अल्फा आ गया. नाउ सिमिलरली अगर हम एफ टी को सम करते हैं तो सी टी जो है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, हमारे पास एक वेट ऐड कर रहा है डाउनवर्ड, एंड देन यू हैव this term which is the AT term, AGT times the mass, which is coming out to be alpha is 11, which we found from the first step, and when multiplied with the RG, which is 0.75, and times 100, this will give you this equation is basically the equation of forces along the tangential axis, and that will give you the component of CT. Similarly, we can find Cn as well with the same equation, because Cn equals to 100 times W12 is basically the AGN, and from this we found Cn, which are the two reactions of at point C. Up now we have equilibrium. If I considering the condition of equilibrium and summing the moment about point A, that is equals to 0, तो आपके पास अगर आप गौर करो कि अगर मैं point A पर सम कर रहा हूँ तो हमारे पास ये AX AY 0 होगा, तो we will be left with only NB और and the these two forces, right? तो आपके पास एन बी की वजह से 1.6 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ गया, 98.1 that is a CT, and that is multiplied by 0.6, which is CT is clockwise and it is 0.6 away from the point A, minus 1200, which is again the CN, and it is again you can see that this is moving in the clockwise direction compared to the point A, right? That is coming out to be 1200 into 0. The 0 means because it's in the equilibrium conditions. So from here we can easily find NB. Now if we sum the forces along x and y axis, because don't mix these two axes, T and N are the axes which are along the tangential axis and the normal axis, but x and y are the axes which are in the x and y direction of the absolute coordinate system. So just simply sum all the forces along x-axis, which is 1200, which is coming out to be Cn, minus Ax, which is the reaction of point A, equals to 0 because it is not moving in x direction. There is only a rotation of the pendulum. Now you have another F5, which is 0 equals to, and this term is coming out to be NB, moving upward, and you have weight, which is moving, this is acting downward, and you have AY, which is acting downward, like and then you can easily find the AY and AX. So the important thing is that we sum the moment forces in two different steps. First step was Ft and Fn, which is equals to the acceleration times mass, because there is a force which is moving, the body is moving in the circular motion. There is a omega, that's why we have Ft and Fn. But there are another, and then we use another equation which is Fx and Fy, and that's that for the equilibrium, since the body is not moving in the x and y direction. So I hope this question is clear to you. If you have any question, please ask me in the live session. So in this lecture we will be covering till this numerical, and in the next lecture we'll be covering more numerical and the further topics in the chapter. Thank you very much.